Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. As you know, we are revising our syllabus for O level. Today we will study percentages, and in this we will study how to calculate cost price or selling price or market price when profit, loss, or discount percentage are given. Increase and decrease in percentage. Also, we will study this. These are the topics in your CIE syllabus at number 12 and 16, and in your new syllabus mathematics, these topics are discussed in book 1 chapter number 8 and book 3 chapter number 5. In the previous lesson we have studied the basics of the percentage. We have studied how to convert percentage to decimal and fraction. Its rule was divide by 100 and remove the percentage sign. Then from a decimal to fraction, from a decimal or fraction to percentage, how we can convert decimal fraction to percentage. Rule is multiply by 100 and add the percentage sign. To calculate a given percentage of quantity, एक क्वांटिटी दी हुई है, उसकी गिवन परसेंटेज आपने कैलकुलेट करनी है. तो जो परसेंटेज है उसको उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें. P% ऑफ Q विल बी इक्वल टू P over 100 मल्टीप्लाइड बाई Q. This will give you the answer of this. Reverse percentage in this X% of Y. This is unknown. इसकी X% दी कुछ परसेंटेज दी हुई है और उसका जो आंसर आता है वो आपको गिवन है. तो y कैलकुलेट करना है. y कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई द रेसिप्रोकल ऑफ दिस फ्रैक्शन बाय a टू गेट द आंसर. फिर परसेंटेज चेंज हमने पढ़ी थी, पर चेंज की परसेंटेज कैलकुलेट करना. अब वो चेंज कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, इंक्रीज, डिक्रीज, etc. Whatever the change is, you will write the actual change and the original value on which the change is calculated. अब वो original value may be cost price or mark price or the value before increase or decrease, before change, multiplied by 100, and with this we will put percentage sign. Then simple interest, we calculate simple interest by using this formula. There are four quantities I, P, R and T. P is principal, R is rate of interest with percentage sign, T is time. Time must be year, in years. If this time is given in months, you will have to convert it into years by dividing the given number in by 12, and you will not write the decimal value of it if it is not exact over 100. From this formula we can also calculate principal, rate and time if other quantities are given. Now after calculating the interest, we can find the total amount in our account after a certain number of period. यानी ये तो आपके पास फॉर्मूला देगा इंटरेस्ट, वो वैल्यू जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा ऐड हुई है आपके अकाउंट में इतने अरसे के बाद, और वो कितनी है, इंटरेस्ट कितना है और आपने कितनी अमाउंट रखी थी, उन दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट दी टोटल इन्वेस्टमेंट. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. बाज़ दफ़े अमाउंट भी आपको क्वेश्चन में दी हुई होती है और प्रिंसिपल भी दिया हुआ होता है और आपको कहता है कि रेट या टाइम फाइंड करें. तो रेट और टाइम फाइंड करने के लिए आपके पास इंटरेस्ट होना लाजमी है. तो इंटरेस्ट जब अमाउंट भी दी हुई है, प्रिंसिपल भी, तो इंटरेस्ट जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो. क्वेश्चन की स्टेटमेंट नॉर्मली ये होती है ₹600 अमाउंट टू ₹650. तो 600 जो है वो आपका प्रिंसिपल है और 650 जो है वो आपकी टोटल अमाउंट है. इन दोनों को माइनस करेंगे तो 50 विल बी योर इंटरेस्ट, और फिर वो इंटरेस्ट और बाकी वैल्यूज़ इस फॉर्मूला में यूज़ करके आप जो फाइंड आउट करने को कहा है वो फाइंड आउट कर सकते हो. टोटल इन्वेस्टमेंट यानी अमाउंट,
ये आ गए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला ये है। जब ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो आपके पास टोटल अमाउंट आती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इंक्लूड करके, ये टोटल इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो ये जो आंसर है इसमें से आप पी प्रिंसिपल की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो यू विल गेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। नॉर्मली आपसे वो यही पूछता है क्वेश्चन में कि इतने पीरियड के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। नाउ वी विल डिस्कस दीज न्यू टॉपिक। ओरिजिनल वैल्यू, बाज दफे क्वेश्चन में आपको ओरिजिनल वैल्यू, कुछ वैल्यूज दी हुई होती हैं, आपने डिसाइड करना है कि वेदर द गिवन वैल्यू इज ओरिजिनल और आफ्टर चेंज, और परसेंटेज चेंज भी आपको दी हुई होती है। तो न्यू वैल्यू, ये तीन क्वांटिटीज आपको, तीन में से दो दी हुई होंगी, आपने तीसरी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो डिसाइड आपने ये खुद से करना है कि ओरिजिनल वैल्यू गिवन है या न्यू वैल्यू गिवन है, और चेंज क्या है, परसेंटेज चेंज क्या है, अगर वो प्रॉफिट है, अगर वो लॉस है, डिस्काउंट है, इंक्रीज है या डिक्रीज परसेंटेज है। तो यहाँ से आप एक क्वांटिटी तो खुद से फाइंड आउट करोगे, दैट इज न्यू परसेंटेज। तो इसको हम यूज करेंगे ओरिजिनल वैल्यू या न्यू वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। न्यू परसेंटेज विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस चेंज। Now, if your original value is cost price और profit of 8% है, cost price आपको दी हुई है और प्रॉफिट परसेंटेज या लॉ प्रॉपर परसेंटेज दिया हुआ है, तो इसका मतलब है न्यू वैल्यू आपने फाइंड करनी है। न्यू वैल्यू क्या होगी इस केस में, वो सेल प्राइस होगी, और न्यू परसेंटेज क्या आएगी, प्रॉफिट के केस में न्यू परसेंटेज होगी 100 प्लस एक्स, और न्यू वैल्यू आपकी सेल प्राइस। सिमिलरली अगर कॉस्ट प्राइस है और देयर इज अ लॉस ऑफ x%, देन न्यू परसेंटेज विल बी 100 माइनस x and new value is sale price. If your original value is a marked price and there is a discount of x%, then new percentage is 100 minus x and new value is sale price. Increase न्यू वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू जो है वो अगर आपकी सैलरी या पॉपुलेशन है, मसलन एक एम्प्लॉई है वो किसी फर्म में काम कर रहा है, 2015 में उसकी एक सैलरी थी जो 2017 में इंक्रीज होके नई वैल्यू आ गई, और वो इंक्रीज परसेंटेज आपको दी हुई है। या अगर उसकी सैलरी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो 2017 में उसकी जो सैलरी है वो उसकी न्यू सैलरी होगी। तो 2015 वाली सैलरी ओरिजिनल सैलरी और 2017 वाली सैलरी जो है वो न्यू सैलरी होगी। अब इस सैलरी में अगर इंक्रीज हुई है तो इंक्रीज परसेंटेज दी हुई होगी, अगर डिक्रीज हुई है तो फिर डिक्रीज परसेंटेज हुई होगी। सो इंक्रीज की केस में न्यू परसेंटेज 100 प्लस एक्स, और न्यू वैल्यू जो है वो आपकी न्यू सैलरी और न्यू पॉपुलेशन आ जाएगी। इसी तरह अगर सैलरी और पॉपुलेशन इंक्रीज से पहले, चेंज से पहले दी हुई है तो वो ओरिजिनल वैल्यू होगी, और चेंज अगर डिक्रीज है तो न्यू परसेंटेज जो है वो 100 माइनस एक्स, और उसकी जो न्यू वैल्यू है वो न्यू सैलरी या न्यू पॉपुलेशन होगी। अब इन सारे केसेस में आपने ये डिसाइड करना है पहले कि आपको गिवन क्या है, ओरिजिनल वैल्यू गिवन है या न्यू वैल्यू गिवन है। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि ओरिजिनल वैल्यू और न्यू वैल्यू गिवन है, परसेंटेज चेंज अब से आप न्यू परसेंटेज कैलकुलेट कर लोगे, तो फिर इसके क्वेश्चन को जो वांटेड क्वांटिटी है उसको फाइंड करने के लिए हम ये एक फॉर्मूला जो है इसको यूज कर सकते हैं। ओरिजिनल वैल्यू, ये फॉर्मूला होगा ओरिजिनल वैल्यू ओवर न्यू वैल्यू। परसेंटेज के क्वेश्चन में दूसरी साइड पे आपने 100 लिखना है, ओरिजिनल वैल्यू के अगेंस्ट 100 लिखना है, और न्यू वैल्यू के अगेंस्ट जो है वो न्यू परसेंटेज जो है वो आएगी। अगर इंक्रीज है, अगर प्रॉफिट है तो फिर 100 प्लस एक्स आएगा, या इसको हम
इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखें इस 100 प्लस एक्स के साथ परसेंटेज का साइन नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि वो 100 हमने यहाँ पे न्यूमरेटर में लिख दिया, जबकि यहाँ पे इसमें 100 प्लस एक्स परसेंट ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। ये देखें, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ बनती है, ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस एक्स और 100 मल्टीप्लाइड बाई न्यू वैल्यू। जब ये 100 इसके नीचे आ जाएगा तो ये फिर 100 प्लस एक्स परसेंट ही बन जाएगा। 100 प्लस एक्स परसेंट ऑफ ओरिजिनल वैल्यू इज इक्वल टू न्यू वैल्यू। तो ये वाला फॉर्मूला हमेशा आप याद रखेंगे। इंक्रीज या प्रॉफिट के केस में 100 प्लस एक्स, और अगर डिस्काउंट लॉस या डिक्रीज है तो फिर हम इसको इस फॉर्मूला से कर सकते हैं। ओरिजिनल वैल्यू ओवर न्यू वैल्यू हमेशा यही रहेगी परसेंटेज के क्वेश्चन में, 100 ओवर 100 माइनस एक्स। इसको डिफरेंट मेथड में बाज़ दफ़े वो रेशो मेथड से भी करता है, बाज़ दफ़े वो यूनिटरी मेथड से भी करता है। तो अगर आप यही एक फार्मूला इसका याद रख लें, इंक्रीज प्रॉफिट की केस में 100 प्लस एक्स परसेंट ऑफ ओरिजिनल वैल्यू इक्वल्स टू न्यू वैल्यू। अब ओरिजिनल वैल्यू क्या है और न्यू वैल्यू क्या है? सैलरी है अगर इंक्रीज से पहले की तो ओरिजिनल वैल्यू होगी, सैलरी है इंक्रीज के बाद की तो न्यू वैल्यू होगी। पॉपुलेशन है इंक्रीज से पहले की तो ओरिजिनल वैल्यू, और पॉपुलेशन है इंक्रीज के बाद की, इंक्रीज या डिक्रीज के बाद की तो फिर न्यू वैल्यू होगी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लॉस, डिस्काउंट और डिक्रीज। तो ये दो फार्मूलाज जो हैं इनको अगर आप माइंड में रखें तो फिर परसेंटेज के सारे क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो, जिसमें बेसिक्स जो पीछे हमने की थी। ये बाज़ दफ़े आपके पेपर 2 में पूरा क्वेश्चन होता है जिसमें रेशो, प्रोपोर्शन, ये परसेंटेज और सिंपल इंटरेस्ट और कॉस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को कंबाइन करके वो एक पूरा क्वेश्चन जो है वो बनाता है पेपर 2 में। तो इन को यूज़ करके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो पेपर 2 में आपके आते हैं। दिस इज एग्जांपल नंबर 1। अ मैन सोल्ड अ फैन फॉर ₹465। फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ 7%। अब देखें, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। प्रॉफिट और लॉस जो है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। आप 465 का 7% जो है वो कैलकुलेट नहीं करोगे, तो इसके लिए यही वाली बात आएगी, क्योंकि ये चेंज है। लॉस दिया हुआ 7%, सेल प्राइस दी हुई है, आपने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है, यानी ओरिजिनल वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। न्यू वैल्यू आपको गिवन है, परसेंटेज गिवन है, तो आप इसकी न्यू परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। लॉस के केस में आपको पता है 100 माइनस एक्स, तो यहाँ पे 100 माइनस 7 आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हुआ? या तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे या फिर हम ये फॉर्मूला 100 माइनस एक्स परसेंट, ये फॉर्मूला जब आप लिख लोगे फिर उसकी वैल्यूज पुट करोगे तो फिर आपको मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट वैल्यूज लिखो, 100 माइनस एक्स क्या होगा यहाँ पे 93% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू जो है वो कॉस्ट प्राइस है जो आपने फाइंड करनी है, और न्यू वैल्यू जो है वो 465 है, सेल प्राइस जो आपको दी हुई है। तो इस इक्वेशन को बनाने के बाद अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहीं पे आप एक और स्टेप कर लो, 93 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट प्राइस, और फिर कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू 100 ओवर 93 मल्टीप्लाइड बाई ₹465। तो इसको डायरेक्ट आप 465 को 100 से मल्टीप्लाई करें और 93 पे डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट दी कॉस्ट प्राइस विच इज ₹500। A sports shop offers a 10% discount on his goods and he offers a further discount of 5% on the reduced price to those customers who have cash. What does a customer have to pay in cash for a cricket bat of ₹200? Now this is the question of a discount. तो डिस्काउंट में ओरिजिनल वैल्यू मार्क प्राइस होती है और न्यू वैल्यू जो है वो दैट इज सेलिंग प्राइस। अब दो डिस्काउंट्स हैं, पहले 10% और फिर 5%। तो पहले 10% डिस्काउंट पे निकालें। अगर उसकी मार्क प्राइस 200 है
तो 10% डिस्काउंट के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। अब 10% डिस्काउंट तो उसने देना ही देना है। 10% डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट बनती है, अगर कोई कैश अमाउंट देता है तो वो इसको 5% फर्दर डिस्काउंट दे देता है। तो पहले 10% डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, 90% हो जाएगा ऑफ दी ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू इज द मार्क प्राइस विच इज 200 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। So from here selling price will be equal to 90 over 100 multiplied by rupees 200. This is equal to rupees 180. अब 180 अगर कैश उसको पे किया जाएगा तो वो 5% फर्दर डिस्काउंट देगा। तो 5% डिस्काउंट के लिए आपकी मार्क्ड प्राइस जो है, ओरिजिनल वैल्यू जो है वो रुपीज़ 180 रुपीज़ होगी। तो अगेन 5% डिस्काउंट पे इट इज़ 95% ऑफ 180 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। So selling price will be equal to 95 over 100 multiplied by 180 which is 171. So वो बैट जो जिसकी मार्क प्राइस 200 थी, 10% और फिर फर्दर 5% डिस्काउंट पे उसकी सेल प्राइस जो है वो 171 रुपीज़ बन गई। Natasha offers her customers a discount of 10% on her beauty products and she still makes a profit of 20%. यानी 400 पे अगर वो उसकी मार्क प्राइस है, उस पर 10% देने के बाद जो अमाउंट आती है वो एक्चुअली जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी उस पे वो फर्दर मजीद 20% वो प्रॉफिट भी लेती है स्टिल। तो व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट? एक्चुअल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है आपने, जिस पे उसने परचेज किया था। 400 पे 10% आपको डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट के लिए आप 100 माइनस एक्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू इज इक्वल टू न्यू वैल्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे। 10% डिस्काउंट है तो इसका मतलब आपकी जो न्यू परसेंटेज है वो 90% बनेगी। 90% ऑफ रुपीज 400, दिस इज द मार्क्ड प्राइस। तो ओरिजिनल वैल्यू 400 इक्वल्स टू न्यू वैल्यू विच इज सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम हेयर विच इज 360। तो अब 10% डिस्काउंट पे अगर 400 मार्क प्राइस है तो 10% डिस्काउंट पे वो 360 पे उसको सेल करेगी। अब ये 360 सेल करने किया, जो कि ओरिजिनल जो वैल्यू है कॉस्ट प्राइस जिस पे उसने उसको परचेज किया था उस पे भी उसको 20% प्रॉफिट मिल रहा है। तो आपको ओरिजिनल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट उसकी फाइंड आउट करनी है। तो चूंकि अब प्रॉफिट है, प्रॉफिट का मतलब है न्यू वैल्यू जो है वो 100 प्लस एक्स, न्यू परसेंटेज 100 प्लस एक्स से आप इसको कैलकुलेट करोगे। Because there is a profit of 20%, therefore 120% of actual cost is equal to rupees 360. So actual cost will be equal to, ये यहाँ पे 120 over 100 है, तो जब राइट साइड पे आएगी तो 100 over 20 120 बन जाएगी, मल्टीप्लाइड बाई रुपीज 360। इसे सिंप्लीफाई करें तो यू विल गेट रुपीज 300। तो उसने उस ब्यूटी प्रोडक्ट्स को 300 में परचेज किया था और उसको सेल किया है 360 में। The mark price of a pair of shoes is rupees 720. The shopkeeper allows an off-season discount of 20% on it. Calculate the discount, the selling price. अब देखिए ये दो पार्ट्स हैं इसके। पहले पार्ट में उसने कहा डिस्काउंट फाइंड करें, दूसरे पार्ट में कहा सेलिंग प्राइस करें, ये फाइंड करें। अब इसको वो पहले सेलिंग प्राइस और बाद में डिस्काउंट भी कह सकता है। तो अगर पहले सेलिंग प्राइस और बाद में डिस्काउंट का है तो इस क्वेश्चन को हम डिफरेंट वे से सॉल्व करेंगे। अगर पहले डिस्काउंट का है और बाद में सेलिंग प्राइस का है तो फिर इसको डिफरेंट वे से सॉल्व करेंगे। डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितना 20%, किस पे? 720 पे। ये मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस पे 20%। तो ये हमने किया था कैलकुलेटिंग गिवन परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी। ये क्वांटिटी भी दी हुई है और गिवन परसेंटेज भी दिया हुआ है। तो डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए ये P% ऑफ Q, Q भी आपको गिवन है और P परसेंटेज भी दी हुई है, अपने R फाइंड करना है। तो स्ट्रेट अवे जो है वो
discount will be equal to 20% of mark price, which is 20 over 100 multiplied by 720, तो 144 आ गया इसका डिस्काउंट। अगर इसकी मार्क प्राइस 720 है और डिस्काउंट 144 है तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? पीछे हमने फॉर्मूला में पढ़ा था कि डिस्काउंट मार्क प्राइस में से डिस्काउंट कैलकुलेट कर दें तो माइनस कर दें तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाती है। दिस वाज द फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो फिर सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 576। लेकिन अगर उसने सेलिंग प्राइस पहले फाइंड आउट करने को कहा है, सेलिंग प्राइस पहले फाइंड आउट करने को कहा है, तो फिर आप इस फॉर्मूला से इसको करोगे। 20% डिस्काउंट है तो फिर वो क्या हो जाएगा? 80% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू है 720, तो 80% ऑफ 720 आपके पास 576 आएगा। 576 को 720 में से माइनस करेंगे तो आपके पास 144 आ जाएगा। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक आपने उसका आंसर देना है। पहले डिस्काउंट फिर सेलिंग प्राइस है तो इस तरह, अगर पहले सेलिंग प्राइस फिर डिस्काउंट है तो फिर आप इस फॉर्मूला से पहले सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करोगे, फिर आप उसका डिस्काउंट फाइंड आउट करोगे। These are further exam questions. Tanya must add 8% sale tax to the initial cost of the job. इनिशियल कॉस्ट हमें नहीं पता अब क्या है, तो उसका 8% जो है वो उसमें ऐड होता है। शी देन एड्स 15% टू द कॉस्ट इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। जो कॉस्ट है उसमें 15% भी जाता है और सेल्स टैक्स इंक्लूड सेल टैक्स को इंक्लूड करके उसमें 15%। टू फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज टू चार्ज अ क्लाइंट, तानिया चार्जेस वन क्लाइंट अ टोटल ऑफ $465.75 फॉर अ जॉब। तो उसका जो क्लाइंट है उसकी हो सकता है टैक्स रिटर्न सबमिट करवानी हो, तो इतना अगर वो चार्ज करता है तो उसमें 8% सेल टैक्स भी है टोटल कॉस्ट का और 15% उसकी अपनी फीस भी है। तो व्हाट वाज द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द जॉब? इनिशियल कॉस्ट जो है वो क्या थी जॉब की? सो 8% इंक्रीज है। पहले इंक्रीज का मतलब है कि इट इज 108 ऑफ इनिशियल कॉस्ट विदाउट टैक्सेस फॉर 65.75, ये वाला। Initial cost without tax is 100 over 108 multiplied by this, so this is 431.25। अब इसमें से वो जो उसने अपना निकाला है डाला है 15%, उसको भी माइनस करें तो ये न्यू है और 15% इंक्रीज और इसमें डाला था उसने, तो 15% इंक्रीज होके वो जितनी अमाउंट हुई है जो एक्चुअल कॉस्ट थी उसमें 15% इंक्रीज किया तो ये आई आपके पास। सो दिस इज योर न्यू वैल्यू और 15% इंक्रीज होके क्या होगा? 115% ऑफ इनिशियल कॉस्ट विच इज इक्वल टू दिस, और इनिशियल कॉस्ट जो है वो आपके पास 375 आ जाएगी। ये फॉर्मूला हमने यूज किया था इंक्रीज की केस में। Tanya invests $8,500 in an account paying 3.1% per year compound interest. At the end of 5 years, she takes 9,300 from account to buy new equipment. Calculate how much money is left in the account after buying the new equipment. तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पता है कि जो फॉर्मूला है वो हमें टोटल इन्वेस्टमेंट देता है इंक्लूडिंग प्रिंसिपल अमाउंट 8,500 इंक्लूडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले हम वो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला को यूज़ करके ये वाली अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। प्रिंसिपल 8,500 है, रेट 3.1 है ओवर 100 और नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो 5 है। इसको कैलकुलेट कर लें। So you will get the total amount in his account which is in her account is $9,901.76। इनमें से 9,300 उसने निकलवा लिया, तो जब निकलवा लिया तो what amount is left in her account which is 601.76। The cash price of a car is $13,000
Martha pays in installment for his car. Martha pays a deposit of 15% of the cash price. डिपॉजिट मतलब एडवांस वो 15% देता है, 15% भी दी हुई है ऑफ द कैश प्राइस। ऑफ का मतलब है कैश प्राइस इसकी ये है, इसका 15% प्लस वो 24 मंथली इंस्टॉलमेंट देती है और हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू जो है वो $500 है। तो टोटल अमाउंट जो है वो कार की वो जो पे करती है मार्ता, वो कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट 15% ऑफ $13,000 विच इज 15/100 मल्टीप्लाइड बाई, तो ये है वही गिवन परसेंटेज ऑफ आ क्वांटिटी। सो दिस इज $1950, इसकी एडवांस हो गई और 24 इंस्टॉलमेंट्स की जो अमाउंट है दैट इज 12,000। तो कितनी अमाउंट वो पे करेगी? शी विल पे $13,950। The price of phone is reduced by 12%। अब देखिए ये डिक्रीज का क्वेश्चन है, डिक्रीज इन परसेंटेज 12% डिक्रीज हो जाती है। तो सेल प्राइस उसकी दी हुई है, आपको उसने कहा है कि कॉस्ट प्राइस बिफोर सेल जो उसकी प्राइस है वो फाइंड आउट करें, यानी ओरिजिनल वैल्यू आपने फाइंड करनी है और न्यू वैल्यू आपको गिवन है। So you will use this because there is a decrease. So 88% of the cost price, that is the price before sale, is equal to $286. So cost price will be equal to 325. Now this is a question, ये जितने भी पार्ट्स मैंने अभी किए हैं, पीछे वाला भी और ये वाला भी, ये एक ही क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स हैं। Samuel invests $1,500 in an account paying 1.9% per year compound interest. Nina invests $1,500 in an account paying 1.9% per year simple interest. और ये दोनों जो है वो इन्वेस्टमेंट करती हैं 5 years के लिए। At the end of 5 years, how much more money does Samuel have in his account than Nina? तो दोनों की अकाउंट में जो टोटल अमाउंट है उसमें जो डिफरेंस है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो पहले सैमुअल को ले लें। सैमुअल चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का अकाउंट है उसका, उसमें इन्वेस्ट करता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में पी प्रिंसिपल 1500 है, रेट जो है वो 1.9 है और नंबर ऑफ ईयर 5 है। वैल्यूज पुट करें, इसको कैलकुलेट कर लें, तो यू विल गेट $1648.02। एंड नीना इन्वेस्ट इन सिंपल इंटरेस्ट अकाउंट, तो ये PRT की वैल्यू पुट करके ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपके पास। सिंपल इंटरेस्ट को जब आप प्रिंसिपल में ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल अमाउंट आएगी एट द एंड ऑफ 5 ईयर विच नीना हैज़ इन हर अकाउंट। तो अब सैमुअल के पास इतनी अमाउंट है 5 ईयर के बाद और नीना के पास इतनी अमाउंट है 5 ईयर के बाद। इन दोनों की अमाउंट में डिफरेंस जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। So this difference is $5.52. So this is our today's lesson। सिर्फ अगर आप ये दो फॉर्मूलाज याद कर लें और इसमें ओरिजिनल और न्यू वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लें तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।